हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ इकोनॉमी सिंप्लीफाइड। नाउ रिसेंटली आईपीओज आर समथिंग जो बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, चाहे जोमेटो हो जिसके आईपीओ न्यूज़ में आए थे, उसके बाद एलआईसी के आने से फिर आईपीओ न्यूज़ में आ गए। नाउ बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ लार्जर कन्फ्यूजन कि आईपीओ होते क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों आजकल इतना न्यूज़ में है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू रिलीज द आईपीओ फॉर द एलआईसी। तो आज हम आईपीओ के बारे में जानेंगे और स्पेशली एलआईपी अगर आईपीओ में जाती है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे वाइल अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी ऑफ द आईपीओ। और साथ में हम जानेंगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर से कैसे अलग होते हैं। बढ़ते आगे और जानते हैं इसके बारे में। Now, this was in news recently because government had come up with a mega plan जिसमें वो LIC के जो IPO हैं उनको बेचने की, मतलब उनकी IPO के थ्रू आने की कोशिश कर रही है। Now, this is not new. गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन 2020-21 के बजट में ही बात कर दी थी कि LIC के जो IPOs हैं, इनिशियल LIC के साथ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जाएगी उसके शेयर्स के लिए। साथ में गवर्नमेंट ने बोला था कि IDBI जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इसमें एक्चुअली बहुत स्ट्रेस्ड है, इसके जो शेयर्स हैं वो भी गवर्नमेंट बेचेगी। अच्छा, आईडीबीआई के जो मेजर शेयर्स हैं वो एक्चुअली एलआईसी के पास ही हैं एंड आईडीबीआई इज अ स्ट्रेस्ड इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट रिड ऑफ करने की कोशिश कर रही है। नॉट जस्ट दिस, गवर्नमेंट ने प्रीवियसली भी कुछ और कंपनीज के शेयर बेचे हैं, जैसे आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे हम स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसके थ्रू इनको थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज या फिर मतलब पब्लिक में इनके शेयर्स निकाले जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट से थोड़ा इनको सेपरेट किया जा रहा है। नाउ अंडरस्टैंडिंग एलआईसी, एलआईसी आपकी 1956 में सेटअप हुई, फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। इसके मतलब अब तक इसके जो 100% शेयर है और ओनरशिप है वो अब तक गवर्नमेंट के पास थी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एटलीस्ट इसके 5% शेयर पब्लिक में ले आएगी। एंड इन दिस गवर्नमेंट हैज सेड कि सभी जो एंटिटीज हैं उनको कुछ कुछ शेयर मिलेगा, जैसे एम्प्लॉय को 5%, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को 10%, रिटेल इन्वेस्टर एटलीस्ट 35% एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को एटलीस्ट 60%. And LIC is important for India because this is India. The LIC has the biggest share in India's insurance business so far. So ये ऐसी कुछ न्यूज़ है जिसको देखना बनता है। पर इससे पहले जरा ये जान लेते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स की आईपीओ क्या होती है, साथ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या है और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। Now to understand, you need to understand one thing कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो दो तरीके की एंटिटी से बना होता है, एक आपका इन्वेस्टर और दूसरा आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, राइट। इन्वेस्टर क्या होता है, इसके पास मनी एक्सेस में होता है, दे हैव एक्सेस ऑफ मनी। हावेवर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो कि बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उनके पास अक्सर डेफिसिट ऑफ मनी होता है ना। इन सच केस फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी और फाइनेंशियल जो मार्केट होता है दे प्ले अ रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी, जो कि एक्सेस में ना पैसा इनसे एक्सेप्ट करते हैं और जो आपका जो डेफिसिट है उसको आपको ख़त्म करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दिस मनी टू द कंज्यूमर, और बाकी इसके लिए अपना कमीशन ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी या फाइनेंशियल मार्केट, दो तरीके के होते हैं, एक आपका मनी मार्केट और दूसरा आपका कैपिटल मार्केट। इनके बीच का डिफरेंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। मनी मार्केट इज दैट काइंड ऑफ मार्केट जिसमें आप 1 साल से कम पीरियड का लोन उठाते हैं या फिर आप मनी रेज करते हैं। इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको 1 साल से कम पीरियड का पैसा रेज करने में हेल्प करते हैं उसको मनी मार्केट कहते हैं, ठीक है। दिस इज मनी मार्केट एंड दोज काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे आप 1 साल से ज़्यादा का पैसा रेज कर सकते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट, राइट। नाउ इन दिस आई टॉक्ड अबाउट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट मैंने देखे ही हैं, आपने देखे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल बिल हो गए, टी बिल्स हो गए। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके बाद में आते हैं। नाउ यू व्हेन यू डिस्कस कैपिटल मार्केट, इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट जो आता है बॉन्ड आपका मार्केट, और दूसरा आता है आपका इक्विटी, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, बॉन्ड मार्केट में जब आप पैसा उठाते हो तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, इसमें मेचोरिटी और मनी आपका फिक्स होता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा इतने टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए, और इसमें ओनरशिप नहीं होती।
और रिस्क इसमें कम होता है बिकॉज इसमें फिक्स होता है कि इतने टाइम के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट होगा और इतनी देर पे इतना पैसा मिल जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ इक्विटी ऑल्सो कॉल्ड शेयर, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। आप ये नहीं बोलते कि ये शेयर आज मैं अपनी कंपनी का बेच रहा हूँ तो 2 साल बाद ये वापस खरीद लूंगा, तो बाय बैकिंग होती है बट उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। नाउ दिस इज, इसका फिक्स टाइमिंग नहीं होती। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें रिस्क इन्वेस्टर का ज़्यादा होता है, जिसने अपने शेयर दिए हैं उसका नहीं होता, बिकॉज इन्वेस्टर के पास कोई प्रॉमिस नहीं है कि ये जो शेयर है वापस कंपनी खरीद लेगी। वो मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। रिस्क ज़्यादा है लेकिन इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है और इसमें इन्वेस्टर को मोस्टली ओनरशिप मिल जाती है। जितने परसेंटेज शेयर उतनी परसेंटेज ओनरशिप उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग में भी, जो कि बॉन्ड में नहीं होता। इसे कहते हैं शेयर मार्केट। और शेयर्स होते क्या है, आप टोटल वर्थ ऑफ द कैपिटल को हिस्से में डिवाइड कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग वगैरह, पैसे वगैरह रेज करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जिसकी 1000 करोड़ वर्थ है, राइट ना, सो व्हाट इट विल डू इज कि वो 1000 करोड़ को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। इमेजिन 100 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, राइट, और तो हर सेगमेंट ईच सेगमेंट इज अ शेयर, और हर सेगमेंट हर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी 10 करोड़ के आसपास हो गई। तो ये एक ऐसी कंपनी जिसकी हर शेयर की वैल्यू 10 करोड़ है। तो जब ये मार्केट में जाएंगे तो इससे क्या होगा, हर शेयर की वैल्यू 10 करोड़ रुपीस हो जाएगी। तो आप इससे कंपनी की वर्थ निकाल सकते हो। नाउ दिस इज शेयर। इसके बारे में अभी यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जानेंगे, बट इसको शेयर वैल्यू आप इससे कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस बिकॉज हमें जानना था कि आईपीओ क्या होते हैं। Now you need to understand one thing कि जब भी कोई कंपनी सेटअप होती है, जब भी कोई कंपनी सेटअप होती है यूजुअली किसी 1, 2 या 3 एंटिटी के द्वारा वो ओन्ड होती है। जैसे अगर या तो गवर्नमेंट ओन करे, कंप्लीटली गवर्नमेंट ने सेटअप की हो, जैसे LIC हो गए, या फिर आपकी कोल इंडस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट कंप्लीटली ओन कर रही है तो उसको कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन कर रही है। दूसरा होता है प्राइवेट एंटिटी की 2-3 प्लेयर साथ में उन्होंने बनाया, जैसे एलन मस्क की कंपनी को कंप्लीटली एलन मस्क ने ओन किया फॉर सम टाइम, सो लाइक दिस। तो ये प्राइवेट लिमिटेड या गवर्नमेंट लिमिटेड हो गई। अब आती है आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनी आफ्टर सम टाइम इन सभी को पैसे की जरूरत पड़ती है। नाउ दीज आर स्मॉल एंटिटीज। अगर यहीं पे ये लोग पब्लिक से रेज करें, जैसे 100 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन, अगर इनसे अगर रेज करें, हर एक इंसान 1 रुपया अगर देता है उस कंपनी को, थोड़ा सा उसके शेयर्स खरीदता है, तो बहुत सारे पैसे रेज कर सकते हैं। सो ऑफन व्हाट हैपन, इन ऑर्डर टू रेज मनी टू एक्सपेंड द साइज ऑफ कंपनी का इन्वेस्ट लाइक साइज इंक्रीज करने के लिए अक्सर ये लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी को पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करना मतलब उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको पब्लिक को बेच देना, राइट ना। हमने क्या किया, कंपनी की पूरी नेट वर्थ जो थी उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और उन सेगमेंट्स को हम इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा, कंपनी के शेयर्स को बेचना ये मतलब नहीं कि कंपनी के हिस्से करके कंपनी सबको डिवाइड कर दी, नहीं। कंपनी विल वर्क एज एन एंटिटी। उसकी जो वर्थ है उसको वर्चुअली आप किसी को बेच रहे हो, मतलब उस पे ओनरशिप आप किसी को बेच रहे हो कि आपने पूरी कंपनी को सेगमेंट में डिवाइड किया, उसकी वर्थ को, यहाँ पे देखिएगा, उसकी वर्थ को, कंपनी की वर्थ को सेगमेंट में डिवाइड करके उसकी वर्थ आप बेच रहे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के शेयर कुछ नहीं होते, उसके वर्थ होते जो आप वर्चुअली शेयर करते हो मार्केट में, कि अगर आप इसके 10% शेयर है मतलब 10% कंपनी की वर्थ आपके पास है। दैट इज व्हाट शेयर मीन्स। 1% शेयर है मतलब 1% कंपनी की वर्थ आपके पास है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। आपने 10,000 या 10 करोड़ रुपए देके 10% कंपनी की वर्थ खरीद ली। कंपनी तो अभी भी सिंगल एंटिटी काम कर रही है, बट दैट मीन्स कि 10% उसे किसी और ने खरीद रखा है, 10%। मतलब ये प्लॉट जैसा हो गया, एक बड़ा सा प्लॉट है, 10% किसी के पास है, 20% किसी के पास, पर कलेक्टिवली उसमें एक तरीके की क्रॉप उग रही है और वो एक साथ अपना सामान बेच रही है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब इसमें क्या होता है, टिल नाउ या तो ये कंप्लीटली प्राइवेट ओन थी या कंप्लीटली गवर्नमेंट थी, बट वंस इन अ वाइल पैसे की कमी होने के की वजह से या फिर ज़्यादा पैसा रेज करने के लिए, जिससे कि कंपनी एक्सपेंड कर सके, हम कंपनी को पब्लिक कर देते हैं। इसका मतलब अब तक जो शेयर होल्डिंग थी कंप्लीटली या तो गवर्नमेंट के पास थी या प्राइवेट सेक्टर के पास, अब ये पब्लिक, कॉमन पब्लिक के पास चली जाएगी। दो इट इज रन बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, बट शेयर होल्डिंग बाकी लोगों के पास चली जाएगी। इसे कहते हैं
दिस इज बेसिकली कॉल्ड लिस्टिंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो शेयर्स ऑफ द कंपनी है वो आप ऐसे ही रैंडमली आए गए नहीं खरीद सकते। शेयर्स ऑफ द कंपनी आपके स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में खरीदे जाते हैं, राइट। स्टॉक मार्केट जिसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट होते हैं, ठीक है। नाउ प्राइमरी मार्केट आर दोस मार्केट जहाँ पे पहली बार शेयर बेचे जाते हैं। पहली बार इन सेंस, अगर ये आपका इन्वेस्टर है, इमेजिन टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे और जब पहली बार किसी इन्वेस्टर ने इसको खरीदे तो इसको मतलब ये दिस इज लाइक दिस हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट। अब इन्वेस्टर ए इसको बी को बेच सकता है, बी इसे सी को बेच सकता है, सी डी को बेच सकता है। ऑल ऑफ दिस हैपन इन सेकेंडरी मार्केट। तो जो कंपनी से इन्वेस्टर के पास जब पैसा मतलब जो शेयर जाते हैं और जो पैसा कंपनी के पास आता है, दैट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम से एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दिस फर्स्ट टाइम डज नॉट मीन कि डज नॉट ओनली मीन जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है या गवर्नमेंट से पब्लिक हो रही है। दिस फर्स्ट टाइम कैन, अब यहाँ पे दो फर्स्ट टाइम आते हैं। एक वो फर्स्ट टाइम जब कंपनी कंप्लीटली प्राइवेट या गवर्नमेंट थी, जब वो पहली बार अपने शेयर बेचती है, मतलब इससे पहले वो कहीं पे भी पब्लिक में इसके पास शेयर नहीं थे, तो जब पहली बार अपने शेयर बेचती है, जब कभी इसके शेयर पब्लिक में नहीं थे, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। समझ में आया? अब इमेजिन कीजिए इसने जब सबसे पहले अपने 10%, जैसे LIC अपने 5% शेयर बेच रही है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू होगा। इसके बाद जब 5% सेल कर दिए, मतलब कंपनी अब पब्लिक हो गई, 5% भी बेचे अपने पब्लिक हो गई, क्योंकि अब इसे स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करना होगा और स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स की ट्रेडिंग होगी। अब पहले 5% कर दिए, फिर कंपनी दोबारा अपने 10% शेयर निकाल रही है, तो भी ये प्राइमरी मार्केट में ही होंगे, राइट ना? बिकॉज जब कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली इन्वेस्टर को बेचती है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। जब इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ये डिफरेंस आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। जब इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। हावेवर जब कंपनी सीधा इन्वेस्टर को पैसे देती है, पैसे लेती है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। एंड दैट कैन हैपन फॉर 2 रीजंस। या तो कंपनी बिल्कुल फर्स्ट टाइम नई नवेली है और पब्लिक में आ रही है, या फिर ऑलरेडी पब्लिक में आ चुकी है लेकिन अपने रेस्ट ऑफ द शेयर, जो और बचे कुछ शेयर हैं, उनको पब्लिक में उतारना चाहती है। तो 2 टाइम जो कोई कंपनी है वो आपकी प्राइमरी मार्केट में आती है। कंपनी सीधा प्राइमरी मार्केट में ही डील करती है, इन्वेस्टर्स बाकी आपके सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं बाकी। तो या तो बिल्कुल नई नवेली हो, तब जब पहली बार IPO के थ्रू रिलीज करे अपने शेयर, या फिर आपने शेयर निकाल चुकी है और रेस्ट ऑफ द शेयर को इन्वेस्टर को देना चाहती है। ये दोनों ही केस में वो प्राइमरी मार्केट में डील करती है, बिकॉज कंपनी डीलिंग विद इन्वेस्टर इज प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को फर्दर शेयर ट्रेड करता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। यह डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और प्राइमरी मार्केट में भी किस 2 तरीके की ट्रेडिंग आप देखते हैं। पहली कंपनी पहली बार आई, जैसे जोमेटो इससे पहले अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लाती ही नहीं थी, वो आपके IPO के थ्रू होते हैं। सो IPO इज व्हेन सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर फर्स्ट टाइम इन प्राइमरी मार्केट। कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, दैट इज बेसिकली हम इसको कहते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IPO। अब IPO की सिग्निफिकेंस क्या हो गई? हमने समझ लिया प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, राइट ना? ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। कंपनी टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर A टू इन्वेस्टर B टू इन्वेस्टर C, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। और जब भी कंपनी टू इन्वेस्टर हो, दैट इज प्राइमरी मार्केट। जब बिल्कुल पहली बार हो, इससे पहले जो हमारी कंपनी थी वो प्राइवेट थी, इसको IPO कहते हैं। बाकी इसके बाद जब रेस्ट ऑफ द शेयर्स आप बेचते हैं तो वो आपके राइट्स इशू, ऑफर फॉर सेल वगैरह ये सब हो सकते हैं, ठीक है? सो दीज आर डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये थी, IPO के थ्रू कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक मार्केट पे। जैसे जोमेटो इससे पहले अनलिस्टेड थी, इससे कोई भी कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है अपना साइज इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ के लिए, और अपने जो इन्वेस्टर का प्रोफाइल से डाइवर्सिफाई कर सकती है। जैसे पहले इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टर थी ना, गवर्नमेंट जब सिर्फ इन्वेस्टर होती है तो उसके वर्क एथिक्स और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हावेवर प्राइवेट एंटिटी कैन बी मोर एफिशिएंट इन डूइंग देयर वर्क,
बढ़ते हैं आगे, समझते हैं LIC के लिए इसके लिए क्या सिग्निफिकेंस होगी। नाउ फॉर LIC दिस विल ब्रॉडन द विजिबिलिटी एंड प्रोफाइल एज वेल, कि अब तक सिर्फ गवर्नमेंट से पैसा आता था, अब पूरे पब्लिक सेक्टर से पैसा आ सकता है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और देखा जाए तो एक और फायदा ये होगा कि अब तक LIC की जो वर्थ थी, क्योंकि जो शेयर्स थे वो आपके मार्केट में नहीं आते थे, तो जो LIC की वर्थ थी वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, मार्केट नहीं डिटरमाइन करता था। हावेवर जब मार्केट डिटरमाइन करेगा तो कंपनी में एफिशिएंसी आएगी, उसकी ट्रू वैल्यू पता चलेगी, ट्रू वैल्यू ऑफ द LIC। क्योंकि गवर्नमेंट का जब कंट्रोल होता तो मार्केट का मैकेनिज्म नहीं चलता, और मार्केट ही है जो कि किसी भी सब्सटेंस की ट्रू वैल्यू बता सकता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। Now in this case also this will increase the private accountability as well, because अगर corporate अगर शेयर खरीदेंगे LIC के विच इज लाइक लॉन्ग टर्म ड्रीम, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट वे ऑफ वर्किंग आएगी LIC में, विच इज लाइक मोर एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि इसमें प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी आएगी, प्राइवेट वे ऑफ वर्किंग भी आएगी, साथ में LIC में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, बिकॉज नाउ LIC बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट उसे सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, एंड विद द सेबी रेगुलेशन दे विल हैव टू रिलीज द इंफॉर्मेशन इन द स्टॉक एक्सचेंज, कॉन्टिन्यूसली अपनी इंफॉर्मेशन को रिलीज करनी पड़ेगी, तो इससे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। साथ में ये तो LIC को बेनिफिट होंगे, गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट होंगे, गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट कर पाएगी। ठीक है, LIC को बेनिफिट देख लिया, अब आते हैं गवर्नमेंट इस पूरे सिनेरियो में अपने फिस्कल डेफिसिट को भी मीट कर पाएगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट के पास 1.6 या 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है ना, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अलोन LIC के 5% सेल करने से हमें 60,000 करोड़ के गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज कर सकती है। और अगर फिस्कल डेफिसिट कहा जाए तो S&P का जो टारगेट है वो कहता है कि इस साल शायद फिस्कल डेफिसिट 11% के आसपास रह सकता है, जिसको डील करने के लिए गवर्नमेंट को मल्टीपल सोर्सेस से मनी रेज करना ही पड़ेगा, एंड LIC कैन बी अ सोर्स। साथ में इन्वेस्टर के लिए इसका बहुत फायदा होगा, बिकॉज हमने देखा था पिछली बार कि जो 35% पैसा है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो अक्सर उनके पास ये प्लेटफॉर्म कम होते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी फायदा होगा इससे। एंड यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों ही इन्वेस्टर होते हैं, सिर्फ फर्क ये होता है साइज एंड नॉलेज का। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर 2 लाख या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सॉरी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके पास एक्सपर्टीज होती है कि मार्केट कैसा काम करता है, ये कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ऑन दी अदर हैंड ये प्रोफेशनल नहीं होते, ये हम जैसे आम लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये कम इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज इनकी कम होती है। इसके एग्जांपल आपके म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, आपके पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, और ऑन दी अदर हैंड इसमें आपके नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स आते हैं। इसमें आपके SB सेबी की प्रॉपर रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कि मोर देन 50% या मोर देन 60% इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का नहीं हो सकता। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन रिटेल इन्वेस्टर पे कम लगती है। यहाँ पे एटलीस्ट अलोकेट किया गया है कि 35% इन्वेस्टमेंट आपकी रिटेल इन्वेस्टर से आनी चाहिए, जिससे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल आपकी बढ़ जाएगी और रिटेल इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। साथ में इंश्योरेंस सेक्टर ओवरऑल एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम करेगा, बिकॉज इमेजिन कीजिए अब तक LIC बिगेस्ट प्लेयर थी आपके इंश्योरेंस में, तो एक तो LIC बिजनेस जो कि सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। इन सच ए केस ओवरऑल लोगों का ट्रस्ट LIC में ज्यादा था इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, बिकॉज उसको गवर्नमेंट रन कर रही थी। दैट्स वाई जो बाकी इंश्योरेंस कंपनी थी वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी। नाउ विद दिस डीवैल्यूएशन LIC के साथ दूसरी जो कंपनी है वो ओवरऑल कम्पीट कर पाएंगी, सो दिस इज अनदर बेनिफिट। हाउएवर देयर आर सर्टेन challenges include which believe कि LIC एक गोल्डन गूज है, इससे अब तक गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा था, कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट आ रहा था। इट डजंट मेक सेंस कि गवर्नमेंट इसको बेच दे अभी रीसेंट अपनी कैपिटल डिमांड के लिए। इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देख रहे, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म LIC आपकी कॉन्टिन्यूस रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करती है। साथ में मेनी पीपल आर स्केप्टिकल कि आप इस तरीके की कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो कि आपको कॉन्टिन्यूस रिटर्न दे रही है उसको बेच के आप उसे रेवेन्यू आप पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म अपने बेनिफिट को देखने के लिए।
which is not a very economic decision to make. Now the third biggest concern is the market price. And there are 2-3 major concern in this. पहला, आपका एक तो लगता है LIC के थ्रू कंसर्न आता है, दूसरा मार्केट के थ्रू. LIC के थ्रू कंसर्न क्या है? मेनी एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि LIC में अभी NPA रिसेंटली अभी बढ़े हैं, जिसकी वजह से उसकी मार्केट प्राइस कम हो सकती है. So instead government should wait. The second most concern the experts are raising is this कि right now market का appetite कम है कोविड के बाद. And even 5% of share of the LIC means 60,000 करोड़ रुपए आपके मार्केट को जनरेट करने होंगे. अगर इतने पैसे ही नहीं होंगे मार्केट में तो क्या होगा? शेयर ज़्यादा होंगे और लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम, जिसके से क्या होगा? शेयर की प्राइस कम हो जाएगी. जितनी वर्थ LIC की है उतनी रहेगी नहीं. राइट ना, प्राइस ऑफ ईच शेयर रिप्रेजेंट्स द वर्थ ऑफ अ कंपनी. तो अननेसेसरीली LIC की वर्थ कम हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई मेनी प्लेयर्स आर स्केप्टिकल ऑफ दिस कि अभी मार्केट में एपेटाइट नहीं है. सम आर सेइंग टू द एक्सटेंट कि अभी तो मार्केट स्टेबल ही नहीं है. एंड द बिगेस्ट रीजन इज आपका इन्फ्लेशन हो रहा है और यूएस ने क्या किया है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ऑन इट्स बॉन्ड. अगर यूएस अपने बॉन्ड पे हायर इंटरेस्ट रेट मतलब 4 से 6% का पे कर रहा है, देन मोस्ट ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया से इन्वेस्टमेंट अभी हट रही है. तो पैसा मार्केट में है नहीं और हम अपने शेयर उतार रहे हैं, तो शेयर तो आ जाएंगे लेकिन पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए. उसके से क्या होगा? शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी. राइट ना, बिकॉज there is no money but the share is there. तो there is excess of share and lesser of money. अब commodity ज़्यादा हो जाए और पैसा अगर कम हो जाता है तो ऐसे केस में प्राइस जो commodity की वैल्यू कम हो जाती है. And that's why this is a major concern. Now in all of this, most of the academicians and experts are saying कि government should wait a little या फिर government को gradually shares निकालने चाहिए. 5% को भी वो split कर सकती है. That is something government can keep a concern about. However, इकोनॉमी में अगर आप बहुत और भी आपके टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप क्लैरिटी चाहेंगे, जैसे IPO, राइट्स इशू, ऑफर फॉर सेल क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट को फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं, अगर ये सब आपको जाना है तो फोरम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं. यूट्यूब में आपको वहाँ मिल जाएगा. बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.